नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। आज के क्लास में हम देखेंगे ग्रामीण परिवेश और यहाँ पे हम देखेंगे ग्रामीण परिवेश प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था वो GV राव समिति ने दिया था। क्लियर है। अब देखेंगे जो GV राव समिति का गठन हुआ था वह 1985 ईस्वी में किया गया था और इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल राज्य में लागू है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो आप आंसर देंगे पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। वर्तमान समय में भारत का शस्य गहनता सूचकांक कितना है? तो वर्तमान समय में भारत का जो शस्य गहनता सूचकांक है वह 135% है। आप लोगों को सीधे आंसर याद रहना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि वर्तमान समय में भारत का शस्य गहनता सूचकांक 135% है। वर्ष 1950-51 में 111.1% था और पंजाब का शस्य गहनता सूचकांक सबसे अधिक है 189%। ठीक है, शस्य गहनता सूचकांक का जो फार्मूला होता है वह होता है वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र बटे वर्ष में शुद्ध कृषि क्षेत्र इंटू 100। तो देखिए आपको यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करना है, आपको सीधे आंसर याद रखना है कि जो वर्तमान समय में भारत का शस्य गहनता सूचकांक है वह है 135%। और अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सूचकांक जो शस्य गहनता सूचकांक का फार्मूला है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ए भी रहेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो शस्य गहनता सूचकांक का फार्मूला पूछ दे तो वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र बटे वर्ष में शुद्ध कृषि क्षेत्र इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा बस। अच्छा, आगे बात करते हैं। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान जो होता है 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए गेहूं के लिए जो गेहूं की खेती के लिए 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाधिक उपयुक्त तापमान माना जाता है। गेहूँ शीतोष्ण जलवायु की फसल है। यह ग्रेमनी कुल का पौधा है। ठीक है, तो अगर गेहूं का पूछे यह किस कुल का पौधा है तो यह है ग्रेमनी कुल का। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिए यह। और उसके बाद अगर बात करें, कभी कभी एग्जाम में ऐसे ना देखे सीधे देता है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ आप आंसर टिक करेंगे 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की जो स्थापना थी वह 1973 में की गई। क्लियर। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 1973 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 तथा नियमावली 1965 में संशोधन करके राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। 13 जून 2005 को इसका नाम परिवर्तित करके कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसका मुख्यालय लखनऊ है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिया है कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो जो सफ़ेद सोना है वह आपका कहा जाता है कपास को। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, कपास। क्लियर। अब इसके ऊपर देख लेते हैं। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। देखिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आ गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो कपास उत्पादन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट है कि यह एक नगदी फसल है, यह भी याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कपास के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है वह है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ ये बन गया। और उसके बाद बनेगा कि गुजरात राज्य कपास में उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि भारत का कौन सा राज्य कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो वह है आपका गुजरात। तो यहाँ से देखिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखें, यहाँ पे
उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकांशतः मिट्टी है वो आपका है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अधिकांश भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह भारत के 43% भूभाग पर पाई जाती है। तो नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष यह मिट्टी क्या होती है, लाई जाती है। या अब नदी क्षेत्र में जो इसको बोलते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी की अगर एक और बात करें तो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, और यह नदी घाटी क्षेत्र में, ठीक है, यह जलोढ़ मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। अब आगे देखेंगे कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। ठीक है, अम्लीय धरती पर, तो इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन होगा तरबूज। ठीक है, यह अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। अच्छा, तरबूज को अम्लीय मृदा क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सकता है। पूसा रसराज, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, यह सिर्फ ये दे देगा पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म मानी जाती है? तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, तरबूज, खीरा, फली, अनार। तो पूसा रसराज जो है वो खरबूजे की उन्नत किस्म मानी जाती है। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसकी खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है 5.5 से 7 होना चाहिए। तरबूज जायद की फसल है, तो इंपॉर्टेंट देखिएगा क्या क्या पॉइंट मिला। पूसा रसराज मिला आपको 1 पॉइंट यहाँ से। उसके बाद इसका मिला तरबूज जो है जायद की फसल है। ठीक है, रबी खरीफ और एक होता है जायद। और यहाँ पे बात करें कि कौन सी अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है, तो तरबूज हो गया। अगर तरबूज ऑप्शन में नहीं रहता और यहाँ अमरूद दिया होता तो आपका राइट ऑप्शन क्या होता? अमरूद, क्योंकि अमरूद भी अम्लीय धरती में आसानी से उगाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो खाका तैयार किया था वह किया था अलेक्जेंडर रीड ने। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका जो था अलेक्जेंडर रीड ने तैयार किया था तथा 1820 ईस्वी में मद्रास में लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई तथा असम क्षेत्र में लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? अलेक्जेंडर रीड ने। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपका फरवरी 2015 में स्टार्ट की गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2015 ईस्वी में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी या कब हुई थी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुआ था अप्रैल 2018 में। अब यह देखिए, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है किससे संबंधित है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2018 को यह योजना शुरू किया गया। और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था। तो देखिए एक पॉइंट ऐसा और निकल के आया कि अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जी का जयंती कब था, तो वह है आपका 14 अप्रैल 2018। आगे अगर हम बात करें, इसे आयुष्मान के भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कर्नाटक क्या है? प्रथम स्थान पर है। क्रियान्वयन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि आशा किस कार्यक्रम की देन है? आशा जो है किस कार्यक्रम की देन है? तो आशा जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। आशा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। भारत में प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यरत है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन में प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा। पशु गणना 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। इसमें सभी पालतू जानवरों की कुल गणना को शामिल किया जाता है। 20वीं पशुधन गणना 2018 ईस्वी में कराया गया। भारत में पहली बार 1919 और 20 में पशु गणना हुई थी। ठीक है, तो भारत में पहली बार पशु गणना 1919 से 1920 के बीच में हुई थी। और इस समय जो हुआ 2018 में 20वीं पशु गणना था। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13,
गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू हुआ था? तो गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ जुलाई 2018 में शुरू हुआ था। अब देखिए इसका 5 जुलाई 2018 को गंगा हरियाली योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। आगे बात करें, कन्या विद्या धन योजना का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? तो जो पहले कन्या विद्या धन योजना था उसका नाम बदलकर अब कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन योजना किया गया। ठीक है, आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर अच्छा इस योजना के लाभ के बारे में हम देख लें। तो इस योजना का जो लाभ है उन लड़कियों को मिलेगा जो 12वीं पास करके मेरिट सूची में अपना स्थान लाएंगी। उन्हें 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना लड़कियों के शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई गई है। चलिए आगे देखते हैं, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में की गई। अच्छा, इसकी शुरुआत जो है थी 1 जुलाई 2015 ईस्वी को की गई थी। यह योजना का या इस योजना का ध्येय वाक्य जो था पावर टू एम्पावर। ठीक है, यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के सहयोग से चलाया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 9 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित होकर कार्यशील है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एपी कल्चर किसके पालन से संबंधित है? तो जो एपी कल्चर है वह आपका है मधुमक्खी पालन से संबंधित, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए आगे देखें, एपी कल्चर देखिए वो किससे है? मधुमक्खी पालन से। सेरी कल्चर की बात करें हम, ठीक है, सेरी कल्चर तो वह है रेशम कीट पालन से। पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन से, और वर्मी कल्चर की बात करें तो केचुआ पालन से। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका होगा डी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्व में यह पूसा बिहार में स्थित था। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत 16 जुलाई 1929 ईस्वी को पंजीकृत किया गया था। उस समय इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ दिया है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो बादामी क्रांति है वो आपका मसाला उत्पादन से संबंधित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। अच्छा, पेट्रोलियम उत्पादन किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित जो क्रांति है वह है आपका काली क्रांति। तो काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। उसके बाद अगर हम बात करें अंडा उत्पादन तो यह है आपका सिल्वर क्रांति से, या रजत या सिल्वर क्रांति से क्या है आपका अंडा उत्पादन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टमाटर उत्पादन, ठीक है, तो टमाटर उत्पादन किससे संबंधित है? जो टमाटर उत्पादन है वो लाल क्रांति जो है वह टमाटर उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है? तो गेहूं में जो पाए जाने वाला प्रोटीन है वह है आपका ग्लूटेन। ठीक है, और गेहूं में एक प्रकार की एसिड भी पाई जाती है। अगर पूछे गेहूं में जो एसिड पाई जाए उसका नाम क्या है, तो वो होता है ग्लूमेटिक। ठीक है, ग्लूमेटिक एसिड होता है। अच्छा, आगे हम देखेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम ग्लूटेन है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। देखिए इंपॉर्टेंट, गेहूं के जो वैज्ञानिक नाम है वह है ट्रिटिकम एस्टिवम, और यह ग्रैमनी कुल का पौधा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो सहकारिता साख अधिनियम 1904 में पारित किया गया था, और इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारत में सहकारिता आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? अब देखिए, राष्ट्रीय जो किसान आयोग का गठन था वह वर्ष 2004 में किया गया था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 ईस्वी में किया गया था। आगे देखेंगे, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों का विशेष संरक्षण तथा कृषकों को अधिकाधिक लाभान्वित करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? तो प्याज में जो भोजन का संचय होता है वह होता है सेल्यूलोज के रूप में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है। कपास के रेशों का 90% हिस्सा सेल्यूलोज होता है। क्लियर?
कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? इम्पोर्टेंट या ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यह है आपकी थारू जनजाति। राइट ऑप्शन होगा ये। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निवास करती है। यह स्वयं को किरात वंश का मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दिया है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये तो बच्चा जानता होगा, ये बजाते थे क्या? बाँसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया बाँसुरी वादक थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, इनको 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान आपका है कानपुर में, और इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टडी 91 परीक्षा स्पेशल। ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रमुख झीलों के ऊपर इस क्लास में है, जो प्रमुख झीलें उनके ऊपर चर्चा है। तो यूपी की जो प्रमुख झीलें हैं, और यह हम अगर यूपी स्पेशल का जो हमारा क्लास 4th है, अगर उसको देखेंगे तो उसमें इसकी चर्चा कर दी गई है। चलिए यहाँ देखें, फुलहर झील। ठीक है, यह क्या है, गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है, और यह जो ज़िला है वह कहाँ पे है? पीलीभीत। तो फुलहर झील स्थित है पीलीभीत में, और यह क्या है, गोमती नदी का उद्गम स्थल भी है। बखीरा झील की बात करें तो यह है आपका संत कबीर नगर में। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है आपका बखीरा झील। करैला झील की बात करें तो यह आपका है लखनऊ में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है, यह है आपका सोनभद्र में। औंधी ताल की बात करें तो यह आपका वाराणसी में, और लौंधी ताल की बात करें तो यह सुल्तानपुर में। देवरिया ताल की बात करें तो यह है कन्नौज में। रामगढ़ ताल की बात करें तो यह है गोरखपुर में। बड़ा ताल, ठीक है, गोखुर की बात करें तो शाहजहाँपुर में। बेती या नैया झील की बात करें तो यह है प्रतापगढ़ में। जरगो जलसलाय की बात करें तो यह है मिर्ज़ापुर में। कुंद्रा समुंदर की बात करें तो उन्नाव में है। शुक्रताल की बात करें तो मुजफ्फरनगर में है। अलवरा झील की बात करें तो कौसाम्बी में है, यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते हैं। राजा का बांध जो है उसकी बात करें तो सुल्तानपुर में। बल्हापरा झील की बात करें तो वह है कानपुर में, और बरुआ सागर की बात करें तो वह झांसी में। नौह झील की बात करें तो वह है मथुरा में। चलिए और देख लीजिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र देख लीजिए। आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? आपका बरेली में। औरैया ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? आपका औरैया में। रिहंद ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? आपका सोनभद्र में। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? आपका रायबरेली में। टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? आपका अम्बेडकर नगर में। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? आपका गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा देखिए, औरैया, आंवला व दादरी गैस आधारित क्या है? संयंत्र है। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।